तो आप उम्मीद लेकर के आए हैं तनु क्लासेस आर्ट कॉम में कि 2024 में जो मेरी बोर्ड परीक्षा है, यानी 2024 में जो हम लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनका प्रिपरेशन, उनकी तैयारी अच्छी तरह से हो जाए और बोर्ड एग्जाम में कम से कम 400 प्लस नंबर लेकर के आए। कितना? 400 प्लस नंबर लेकर के आए, यानी 80% प्लस मेरा मार्क्स आए। तो आपके उम्मीद पर, आपके जो एम है, आपका जो ख्वाहिश है, आप जो सोचे हैं, ये सारे चीज पर हम लोग खरे उतरेंगे। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से कराई जाएगी, आपको सारा चीज दिया जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर आपका नोट्स रहेगा, चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2009 से लेकर अभी तक जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए बोर्ड एग्जाम की तरफ से, वो सारा चीज आप लोगों को मिलेगा। कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, ये सारा चीज हम बताएंगे। बस मेरी बातों को ध्यान से सुननी है और पूरी क्लास को करनी है। ठीक है, तो यहां चैप्टर 1 के अंतर्गत, यानी इस क्लास के अंतर्गत जो हम लोग कवर करेंगे वो आपके मानव भूगोल, यानी चैप्टर 1, यानी बुक 1 और बुक 2। तो बुक 1 का चैप्टर 1 जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, देख सकते हैं। तो प्रकृति एवं विषय क्षेत्र इसके अंतर्गत, यानी इस चैप्टर के अंतर्गत बुक में आपका जो भी टॉपिक दिया गया है, जो भी आपका थ्योरी दिया गया है, सभी टॉपिक, सभी थ्योरी को हम लोग कवर करेंगे। कोई भी टॉपिक, कोई भी थ्योरी आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, आपको इसके बाद बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप बुक पढ़ते हैं तो फिर एक तरह से टाइम का लॉस होगा। ठीक है, और इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी चीज हम यहाँ बताएंगे, ये सारा चीज को आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इससे बाहर आपका नहीं आएगा। ये 110% गारंटी है मेरा। ठीक है, ये लिख करके लीजिए कि यहां से आपको क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है यहीं से पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा और लास्ट तक बने रहनी है। पूरा चैप्टर को वन शॉट में कवर किया जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस काफी इंपॉर्टेंट है और चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है। तो वन शॉट में पूरा सिलेबस, यानी पूरा चैप्टर का जो थ्योरी है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा। चैप्टर का नाम है मानव भूगोल, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो समझते हैं कि मानव भूगोल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझिए, चैप्टर 1 है, तो चैप्टर 1 के अंतर्गत आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि ज्योग्राफी यानी भूगोल क्या होता है। आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट रखिए, लेकिन आप थोड़ा सा उनका परिभाषा, उनका डेफिनेशन उनको याद रखना चाहिए, ताकि अगर कोई पूछ दे तो आप बता पाए, या फिर आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि भूगोल किसे कहते हैं। तो सामाजिक विज्ञान का क्या है? ब्रांच है। सोशल ब्रांच के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? अर्थशास्त्र आते हैं, हिस्ट्री यानी आपके इतिहास आते हैं, राजनीतिक शास्त्र आते हैं। ठीक है, उसी के जैसा एक और ब्रांच है भूगोल। ठीक है, तो ये क्या है? सामाजिक विज्ञान का एक शाखा है, जिसमें पृथ्वी के स्वरूप, यानी स्वरूप का मतलब यह हुआ कि आकार, यानी पृथ्वी का आकार, कहीं सागर है, कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है, कहीं घाटी है, कहीं दलदली मैदान है। ठीक है, तो ये क्या है? पृथ्वी का स्वरूप है। और इससे जुड़ी प्राकृतिक संसाधन जो भी है, प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं मतलब पाताल में कहीं लोहा है, कहीं खनिज है। ठीक है, यानी कहीं पेट्रोल है। तो ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ये सारे चीज का अगर जो जिस ब्रांच में हम लोग अध्ययन करते हैं, जिस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। सामाजिक भूगोल का एक ब्रांच है भूगोल, जिसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी के स्वरूप और उससे जुड़ी सभी प्राकृतिक संसाधनों का स्टडी करते हैं। वही आपका क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। सिंपल से लानों में आपको बता देना है। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आया, चलिए इसको देखते हैं। भूगोल का मतलब क्या होता है? भू का मतलब होता है पृथ्वी और गोल का मतलब होता है गोल। अर्थ क्या हुआ इसका? मतलब पृथ्वी गोल है। सही बात है, पृथ्वी क्या है? गोल है। पृथ्वी के धरातल पर जो भी कुछ उपस्थित है उसका वर्णन करना या लिखना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। पृथ्वी के धरातल पर जो भी कुछ उपस्थित है, पहाड़ है, पठार है, नदी, पहाड़, पठार, मैदान है, ठीक है, पेड़ पौधे, ठीक है, ये सारा चीज का जो स्टडी हम लोग करते हैं जिस ब्रांच में, वही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। मतलब अगर आप समझ जाएंगे ना कि भूगोल क्या होता है, तो अपने से भी परिभाषा बता करके आप लिख सकते हैं, अपने से भी परिभाषा बना करके बोर्ड एग्जाम में आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट है कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द जियो प्लस ग्रेफो से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है ग्रेफो, यानी जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्रेफो का मतलब होता है वर्णन करना। समझ गए? यानी पृथ्वी का वर्णन करना। ज्योग्राफी अगर आप तोड़ेंगे इसको तो क्या वर्ड निकलता है? 2 वर्ड निकलता है, जियो प्लस ग्रेफो। ठीक है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्रेफो का मतलब होता है वर्णन करना। मतलब पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का मतलब वर्णन करना, ज्योग्राफी का मतलब हो जाएगा। ठीक है, अर्थात ज्योग्राफी का मतलब क्या हो जाएगा? पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि भूगोल का पिता जो है वो जनक किनको कहे जाते हैं? हिकेटियस को कहा जाता है। ठीक है, इनका प्रसिद्ध पुस्तक, लेकिन मानव भूगोल का आपका अलग होगा, क्योंकि भूगोल का ब्रांच भी तो अलग अलग है ना। जैसे कि आप साइंस पढ़े थे 9th क्लास में, ठीक है, साइंस आप 8th क्लास में साइंस एक ब्रांच पढ़े थे, लेकिन 9th और 10th में आपका केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स में बढ़ गया। उसी तरह से ज्योग्राफी का भी अलग अलग ब्रांच है ना। अगर आप ज्योग्राफी इन करेंगे उसका भी ब्रांच सेक्शन बाय सेक्शन बटा हुआ है, तो उसी तरह से मानव भूगोल
भी एक क्या है, भूगोल का एक ब्रांच है। तो अगर सिर्फ अगर पूछा जाए कि भूगोल का जो जनक है यानी पिता, उनको किसको कहे जाते हैं, हिकेटियस को। अगर मानव भूगोल की पूछा जाए तो आपका फ्रेडरिक रेटजेल हो जाएगा, जो इसी चैप्टर में हम आप लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो इनका प्रसिद्ध पुस्तक का जो नाम है हिकेटियस का, पीरियडियस है, यानी जस्ट पीरियडियस है। इन्होंने सबसे पहले भूगोल का अध्ययन जो किया था क्रमबद्ध तरीके से किया था। क्रमबद्ध तरीके से मतलब ये हुआ कि स्टेप बाय स्टेप, है ना, यानी एक के बाद दूसरा पॉइंट, दूसरा के बाद तीसरा पॉइंट, ये नहीं कि मतलब जहां से मन जाए वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दिए। मतलब इन्होंने जो स्टडी किया ना, इन्होंने जो अध्ययन किया बिल्कुल अच्छा तरीके से किया और लोगों को भी समझ में आया, ठीक है, लोगों को भी ज्योग्राफी के बारे में समझ में आया, जिसके कारण हिकेटियस को क्या कहा गया, भूगोल का जनक यानी पिता कहा गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है, भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग करता है एरिस्टोथेनेस। ये चीज आपको याद रखना है, यानी भूगोल शब्द जो है, ये जो आप शब्द देख रहे हैं भूगोल लिखा हुआ आपके सामने, ये शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किए थे वो कौन, एरिस्टोथेनेस किए थे, ये आपको याद रखना। चलिए, आप इंटर में कितना सेक्शन, आपका 2 सेक्शन है, मतलब 2 बुक है। फर्स्ट बुक जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें आपके 10 चैप्टर्स इंक्लूडेड है, और सेकंड बुक जिसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, जिसमें आपके 12th चैप्टर इंक्लूडेड है, ठीक है, समझ गए। देखिए 10 चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, अगर आप 10 चैप्टर अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। 12th चैप्टर भी काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आप परिचय, इस चैप्टर के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। अब देखिए यहां जो था आपका भूगोल के बारे में हम बताए ना, इधर तो आपको भूगोल के बारे में बताया क्योंकि चैप्टर 1 के है, तो चैप्टर 1 में आपको भूगोल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना लाजमी है, क्योंकि आपका चाहे आपका सब्जेक्ट है भूगोल यानी ज्योग्राफी, ठीक है। तो इंटर के अंतर्गत आपके जो चैप्टर्स हैं टोटल 22 चैप्टर हैं, दोनों बुक मिला करके। तो चलिए इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को जो पढ़ना है, मानव भूगोल के बारे में पढ़ना है। मानव भूगोल की उत्पत्ति क्या है, कैसे इनका उत्पत्ति हुआ, इसके प्रकार और इसकी संपूर्ण व्याख्या करेंगे। साथ ही संभववाद, निश्चयवाद, ये जो है ना, वादवाद, संभववाद, निश्चयवाद, ये एक तरह से मतलब विचारधारा है, और ये विचारधारा से लगभग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मानव भूगोल क्या होता है, सबसे पहली बात, चैप्टर का नाम क्या है, मानव भूगोल, ठीक है। मानव भूगोल क्या होता है ये चीज आपको बताएंगे। भूगोल की वह शाखा या फिर वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग मानव की उत्पत्ति से लेकर, मानव का उत्पत्ति कब हुआ है, हजारों साल पहले, लाखों साल पहले, या फिर 150 साल पहले, उस समय से लेकर अभी तक यानी वर्तमान तक, प्रेजेंट तक, पर्यावरण यानी जो भी इन्वायरमेंट है हमारा, पेड़ पौधे, इसके साथ कैसा रिलेशन रहा है, कैसा संबंध रहा है, इसी चीज का हम लोग स्टडी करते हैं भूगोल का जिस ब्रांच में, वही क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। सिंपल सी बात है, आपको अगर ये चीज अगर एक लाइन में अगर आप आंसर देंगे, कोई पूछेगा कि मानव भूगोल क्या होता है, तो सिंपल से आपको बोल देना है कि भूगोल का वैसा ब्रांच जिसमें मानव और पृथ्वी के बीच यानी मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अध्ययन यानी रिलेशन का अध्ययन करते हैं, संबंध का अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है, ठीक है। मानव भूगोल मानव की सामाजिक स्थिति तथा प्रकृति के साथ व्यवहार का अध्ययन करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मानव जो है इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजिंग लाता है, मानव पेड़ पौधे लगाते हैं, फिर वही पेड़ पौधे को काट करके क्या कहते हैं अपने प्रयोग में लाते हैं, तो ये दोनों के बीच रिलेशन है ना, यही दोनों के बीच संबंध है ना, पर्यावरण और मानव के बीच। तो इसी का जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करेंगे वही ब्रांच आपका मानव भूगोल कहलाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि इसका मूल उद्देश्य मानवीय समस्या को पहचान कर उसे पृथ्वी यानी ग्रह के साथ जोड़कर समाधान करना होता है, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो भी बुक है, जो भी बुक अगर आप पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं, कोई भी बुक पढ़ते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ नॉलेज लेने का पर्पस रहता है। मानव भूगोल पढ़ के जो भूगोल वेत्ता, जो ज्योग्राफर होते हैं, जो स्टडी करते हैं, वो नॉलेज क्यों लेता है, क्योंकि हमको तरह तरह का आइडिया आएगा, आदमी के पास क्या क्या प्रॉब्लम होता है वो सारी चीज का सोल्यूशन निकालेंगे। पहले आदमी को पेड़ लगाने में, पेड़ काटने में प्रॉब्लम होता था, चलो पेड़ और आदमी को देखा कि दोनों के बीच कैसे मतलब इनका सामंजस्य बैठाया जाए, जिसका पेड़ जिससे पेड़ का प्रयोग और आदमी आराम से कर सके। तब वहां क्या निकाला, पत्थर निकला, या फिर उसका क्या ब्लेड निकला, जिससे काट के मतलब पेड़ पौधों को काट के अपना प्रयोग में ला सकता है। तो ये क्या हुआ कि मानव भूगोल का हम लोग स्टडी करके तभी हम लोगों को पता चलता है कि मानव के साथ जो समस्या है वो समस्या कैसे दूर होगा, ठीक है। अब चलिए ये जो नंबर है, ये नंबर देख करके हम आपको बता दें कि सबसे पहली बात, एक बात आप सुन लीजिए कि 2024 के लिए जो बैच है वो लॉन्च हो चुका है बिहार बोर्ड वालों के लिए, ठीक है। बिहार बोर्ड वालों के लिए संकल्प बैच लॉन्च हो चुका है, ठीक है। एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाइए प्ले स्टोर में तनु क्लासेस सर्च कीजिए, या इसी वीडियो के सॉरी या फिर आपके यहाँ तो आपका सारा चीज दिया गया है, या फिर वहां तनु क्लासेस सर्च कीजिए, ठीक है। वहां जाकर के आप सर्च करेंगे तनु क्लासेस, तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। 2024 के लिए संकल्प बैच बिहार बोर्ड के लिए लॉन्च हुआ है, और अदर बोर्ड के लिए आपका सफलता बैच लॉन्च हुआ है। यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, या फिर आपके राजस्थान बोर्ड या यूके बोर्ड, जो भी बोर्ड है, अदर बोर्ड के लिए सफलता बैच और बिहार बोर्ड के लिए संकल्प बैच लॉन्च हुआ है, ठीक है। 2024 के लिए अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, क्योंकि बैच ज्वाइन करेंगे तभी सारा चीज मिलेगा। ये जो आप नोट्स देख रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। देखिए बैच में आपका क्या है, नोट्स मिलेंगे, चैप्टर बाय
चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, जिस 5 सब्जेक्ट है आपके, 5 सब्जेक्ट का मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन आंसर चैप्टर बाय चैप्टर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा चैप्टर बाय चैप्टर, क्विज मिलेगा चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। उसके साथ भी आपका क्या रहेगा, 2009 से लेकर 2023 तक अभी तक जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, वो सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन रहेगा आपके साथ। रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, प्लस आपका लाइव क्लास चलेगा। ये सबसे बड़ा आपका अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, लाइव क्लास चलेगा आपका, ठीक है। तो इसलिए बैच को ज्वाइन कर लेना है। बैच में कम फी रखा गया है, ठीक है। जो संकल्प बैच है उसमें 1999 है, बहुत ही कम फी रखा गया अदर प्लेटफॉर्म के कंपेरिजन में, क्योंकि बहुत सारा चीज आपको दिया गया, कितना फैसिलिटी, सारा नोट्स वगैरह सारा चीज दिया जा रहा है। सिर्फ नोट्स नहीं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, क्विज, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, एक तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्विज, ये सारा चीज आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग सोचे नहीं, संकल्प बैच को ज्वाइन कीजिए और संकल्प बैच ज्वाइन करके बिहार बोर्ड वाले अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि वहां एडमिशन जो है आपके, एडमिशन जो है 500 का सीट है, ठीक है, 500 सीट है संकल्प बैच में, जिसमें से लगभग सीट जो है पूरा हो चुका है पहला ही 2 दिन में। और आप लोग बहुत ही जल्द ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जैसे सीट पूरा होगा तो फिर जो टीम है, टीम की तरफ से हो सके इसका प्राइस बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, 1999 से फिर आगे बढ़ा दिया जाएगा। इसलिए आप लोग ज्वाइन कर लें। और सफलता बैच को भी, सफलता बैच अदर बोर्ड वाले सफलता बैच को ज्वाइन कर लीजिए। सफलता बैच में अभी 1799 प्राइस है, हो सके उसका भी प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि टीम वर्क कर रही है और टीम वर्क करने के बाद अगर सीट कम पड़ेगा तो फिर उसका प्राइस बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चों का डिमांड ज्यादा है। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। नहीं समझ में आ रही है तो ये नंबर पर कॉल करेंगे 9263024692, यानी 9263024692, ठीक है। ये नंबर पे कॉल करेंगे। कैसे कहां ज्वाइन करना है आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। ये डायरेक्ट हमसे बात होगी आपका इस नंबर पे, ठीक है, डायरेक्ट हमसे आप बात कर सकेंगे। तो इस नंबर पे आपको कॉल करना, ठीक है। इसे बैच ज्वाइन कीजिए। ऐसे आप कितना मतलब यह जो यूट्यूब पे तो थोड़ा बहुत क्लास चलेगी ही, लेकिन आपको बैच में प्रिपरेशन जो होगा बेस्ट प्रिपरेशन होगा, और वो बहुत अच्छी तरह से मिनिमम फी में सारा आपका तैयारी कराया जाता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। जब आप बैच में इन करेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ बैच में सारा चीज हमको मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट है आपका, पृथ्वी को एक नवीन आकार देने में मानव भूगोल की भूमिका का प्रतिपादन करने का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए, अब यहां क्या करना है कि इस प्रकार भूगोल की मुख्यतः 3 ब्रांच है, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। ये मेन ब्रांच है। अगर आपको पूछा जाएगा कि भूगोल की ब्रांच के बारे में लिखें या फिर भूगोल के कितने ब्रांच होते हैं, या फिर ब्रांच तो बहुत होते हैं, ठीक है, लेकिन मेन ब्रांच के बारे में आपको लिख देना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि मानव भूगोल के संस्थापक कौन है। मैंने आपको बताया हिकेटियस। हिकेटियस क्या है, ये वो भूगोल के पिता यानी जनक कहलाते हैं। हिकेटियस जो वो भूगोल के कहलाते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए मानव भूगोल, भूगोल से पहले हम मानव लगा दिए, तब क्या होगा, तो वह फ्रेडरिक रेटजेल हो जाएंगे। यानी मानव भूगोल के जो संस्थापक है ना, वो फ्रेडरिक रेटजेल हैं, जो पर्सिया के रहने वाले थे, पर्सिया कंट्री के रहने वाले थे। और इन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी की पुस्तक की रचना की 1882 में, और इनका जन्म हुआ था 1844 में, ठीक है, 1844 में इनका जन्म हुआ था। और 1882 में एक बुक लिखा जिनका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक, और ये रहने वाले थे पार्सिया के, और ये मानव भूगोल के जनक यानी संस्थापक के रूप में कहे जाते हैं फ्रेडरिक रेटजेल को। यहां से आपका 100% बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा गया। यहां से आपको 100% चांस है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ये 2 लाइन से आप लोग याद रखेंगे इसको, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है मानव भूगोल, यानी फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। फ्रेडरिक रेटजेल इतने बड़े, बहुत बड़े ज्योग्राफर हैं, भूगोलवेत्ता हैं, मानव भूगोल के जनक कहे जाते हैं। तो उनका एक डेफिनेशन दिया गया उनका तरफ से, क्या दिया गया, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का क्या है, संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित कहने का मतलब यह हुआ कि स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं कि यहां मतलब पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं, पहाड़ का अध्ययन कर रहे हैं, फिर चले गए डायरेक्ट पाताल में पेट्रोल का अध्ययन करने के लिए, ऐसा नहीं। अगर पहाड़ का अध्ययन कर रहे हैं तो फिर पहाड़ में क्या क्या होता है स्टेप बाय स्टेप उसको अध्ययन करेंगे, फिर इसके मतलब एक वन लेयर नीचे जाएंगे, फिर दूसरा लेयर नीचे जाएंगे, इस तरह से स्टडी किया जाता है, मतलब संश्लेषित स्टडी किया जाता है, ठीक है। फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार यह परिभाषा दी गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए, मानव भूगोल के अनुसार भूगोल का अध्ययन करने पर द्वैतवाद की स्थिति आ जाती है। द्वैतवाद का अर्थ होता है 2 अलग अलग स्थिति का होना, यानी कभी कभी ऐसा होता है भूगोलवेत्ता जब अध्ययन स्टडी करता है तरह तरह के, मतलब जैसे कि खोद के मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था, वहां से भी भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जहां 2 भूगोलवेत्ता होते हैं, 2 ज्योग्राफर होते हैं, कोई बोलता है कि ये होगा, कोई बोलता
बोलता है कि ये होगा, ठीक है। मतलब एक विचार पे, एक पॉइंट पे दो विचार आ जाता है, कितना, दो विचार हो जाता है, उसको कहते हैं द्वैतवाद, यानी दो स्थिति आ जाती है, ठीक है। या भिन्न भिन्न रूपों वाला हालात या विचारों को दो अलग अलग रूप क्या कहा जाता है, दो अलग अलग रूप के भूगोल के संदर्भ में आते हैं। सही बात है, अलग अलग विचार आते हैं, दो अलग अलग हालात हो सकते हैं, भूगोल है, कुछ भी हो सकता है भाई। भूगोल के अंतर्गत पूरा दुनिया का हम लोग स्टडी करते हैं, पूरा पृथ्वी का स्टडी करते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से इसके अंतर्गत बहुत सारी टॉपिक ऐसे होंगे जहां दो मत होगा, दो मतलब एक तरह से पक्ष होंगे, तो ये तो आम बात हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका भाव चित्रात्मक। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका अर्थ होता है भाव को, अर्थात मानसिक भाव को समझने तथा प्रकट करने के लिए बना गया चित्र, ठीक है। भाव चित्रात्मक, उसको क्या बोलते हैं, भाव चित्रात्मक। अंग्रेजी में उसको बोला जाता है एक्सप्रेशन पिक्टोरियल। क्या कहा जाता है इसको, एक्सप्रेशन पिक्टोरियल कहा जाता है। प्रकृति और मानव में बहुत पहले से अर्थात आदिम काल में से गहरा संबंध है। यह एक दूसरे के पूरक हैं, यानी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। अब समझ है ना, प्रकृति और क्या, प्रकृति मानव के बिना अधूरा है, बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि प्रकृति में मानव आया है तभी प्रकृति में और ज्यादा खूबसूरती आई है, ठीक है। मानव आया है दुनिया में, प्रकृति में और ज्यादा खूबसूरती आई है और विनाश भी ज्यादा हुआ है। और प्रकृति जो है, और प्रकृति और मानव जो है एक दूसरे के बिना अधूरा है। क्या आप रह पाएंगे, आपको अगर समाज से निकाल दिया जाए, प्रकृति से निकाल दिया जाए, हवा आपसे छीन लिया जाए, ऑक्सीजन छीन लिया जाए प्रकृति का तरफ से, तो क्या आप जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप डिपेंड है प्रकृति पर, हवा पर, ऑक्सीजन पर डिपेंड है। इसलिए ये दोनों जो है प्रकृति और आपके बीच क्या है, रिलेशन है। आप दोनों एक दूसरे के साथ गहरा संबंध रखते हैं, तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ अलग नहीं किया जा सकता, यानी आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है, ठीक है। यानी आप दोनों मतलब मैं भी, ठीक है, मैं भी आपके साथ हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अर्थात प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व है। अविभाज्य तत्व कहने का मतलब ये हुआ वैसे दो तत्व जिसमें दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अविभाज्य तत्व का मतलब क्या हुआ, वैसे दो तत्व जिसको दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोलते हैं, अविभाज्य तत्व बोलते हैं, ठीक है। तो मानव और पृथ्वी या फिर मानव और प्रकृति को अलग किया जा सकता है क्या, नहीं। तो ये दोनों आपका क्या कहलाएंगे, अविभाज्य तत्व कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मानव भूगोल की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में आपको पढ़ना है। तो मानव भूगोल की प्रकृति अत्यंत लोकप्रिय है और मनमोहक है। जब मानव भूगोल आप पढ़ेंगे तो ऐसा ऐसा टॉपिक आएगा, ऐसा ऐसा नॉलेज आएगा, ऐसा ऐसा पॉइंट आएगा ना कि अरे यार हम ये नहीं जानते थे, ठीक है, ऐसा होता पृथ्वी में, ऐसा चीज होता है, ऐसे पेड़ पाए जाते हैं, मतलब ऐसा ऐसा नॉलेज आपको मिलेगा ना, आपको लगेगा इतना हाँ कुछ है, बहुत अच्छा लगेगा, एकदम आपको एक तरह से पॉपुलैरिटी लगेगी कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है इसमें, है ना, ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है आपका, मानव भूगोल की प्रकृति जितना सुविधाजनक और अच्छा होगा, मानव उतना ही सुविधाजनक और अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। सही बात है ना, मानव भूगोल की प्रकृति जितना अच्छा होगा, प्रकृति में जितना ज्यादा ऑप्शन है, जितने ज्यादा मतलब पेड़ पौधे होंगे तो जितना उतना ज्यादा आदमी को फायदा है, उतना ज्यादा अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा, उतना ज्यादा फल फ्रूट्स होंगे, तो आदमी को जीने में क्या होगा, सुविधा होगी। सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट देखिए, मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ठीक है। मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। पहला तत्व है आपका भौतिक पर्यावरण के तत्व। भौतिक पर्यावरण के तत्वों के अंतर्गत क्या आते हैं, भू आकृति, जलवायु, जल, हवा, सूरज, बारिश, पहाड़, समुद्र की धारा, प्रकृति, वनस्पति, ये सब क्या है आपका भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत समझ गए ना, आपका भू आकृति आ जाएगा, यानी जमीन का आकृति, पहाड़, पठार, मैदान, जलवायु यानी कभी बरसात होती है, कभी तूफान आता है, ठीक है। इसके बाद आपके बहुत सारे चक्रवात आती है, चक्रवाती तूफान, हुदहुद तूफान सुने होंगे आप, ठीक है। उड़ीसा से निकला था, बंगाल की खाड़ी से उठा था तूफान, हुदहुद तूफान, ठीक है। बहुत सारे तूफान या फिर बरसात के मौसम में हम लोग देखे हैं ऐसे, ठीक है। जब तक एकदम पूरा पानी और हवा चलते रहता है, सप्ताह दिन तक, 8 दिन तक, 9 दिन तक, वो सब क्या है एक तरह से भौतिक आकृति यानी भौतिक पर्यावरण के सब तत्व हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मानव द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोग का सुविधाजनक व्यवस्था, जैसे कि घर हो गया, नगर हो गया इत्यादि, ये सब क्या है एक तरह से उपयोगी मतलब व्यवस्था है, जैसे कि भौतिक संस्कृति, ये सब क्या है मानव द्वारा बनाया गया उपयोग हेतु। ये सब क्या, घर कौन बनाया, मानव ने बनाया, सड़क किसने बनाया, मानव ने बनाया, संस्कृति किसने पैदा की, यानी संस्कृति को किसने डेवलप किया, मानव ने किया। तो ये सब क्या है मानव की सुविधा के लिए है ना, घर मानव की सुविधा के लिए है, नगर मानव की सुविधा के लिए है, सड़क मानव की सुविधा के लिए, उपयोग के लिए, ये सब डेली लाइफ में उपयोग करते हैं, तब क्या है मानव के द्वारा बनाया गया व्यवस्था है, ठीक है। अब चलिए मानव का प्राकृतिकरण।
मानव का क्या, प्राकृतिकरण, समझ गए, यानी नेचर वर्जन। ठीक है, समझना है आपको, यहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मानव तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी की सहायता से अपना जीवन को सुविधाजनक तथा सुव्यवस्थित बनाते हैं। यानी जो भी टेक्नोलॉजी है मार्केट में, जो भी मतलब तरह तरह के जो इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते, तरह तरह के मशीन बनाते हैं, तो वहां आदमी को वो मशीन देते हैं, मार्केट में भेजते हैं, बेचते हैं, तो वहां आदमी को सुविधा होती है। ठीक है, तथा सुव्यवस्थित रूप से अपना काम करते हैं। मनुष्य को तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी की विरासत से प्राप्त हुई है। अब बताइए, तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी आपको विरासत से प्राप्त हुई है ना, हमको विरासत से प्राप्त हुई है। आपके हाथ में मोबाइल या लैपटॉप होंगे, अभी मेरी बातों को आप सुन रहे हैं तो, ठीक है, या मेरे हाथ में मोबाइल और लैपटॉप होंगे, ठीक है, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी है। क्या ये हम पैदा किए, ये हम बनाए, आप बनाए, आपके हाथ में जो मोबाइल है वह आप बनाए नहीं, आपके जो पूर्वज हैं जो गए हैं इस दुनिया में, या इस दुनिया से जो गए हैं वो लोग दे करके गए, वो लोग ये मोबाइल को बनाए थे। तभी आप डायरेक्ट आकर के, आप जो हम लोग जो आए इस दुनिया में, क्या हम लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम था? नहीं था। हमारे जो पूर्वज थे वो लोगों से हम लोगों को जानकारी मिली, वो लोग हम लोग को मोबाइल दे करके बना करके गए। ठीक है, जो एक एंसेस्टर, एक पूर्वज जो निकल चुका है, एक पीढ़ी जो गुजर चुका है, ठीक है, तो हम लोगों को जो टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी मिली है वो कैसे मिली है, सॉरी, विरासत में मिली है। विरासत में कहने का मतलब ये हुआ, जो एक पीढ़ी से, यानी जो पिछला अगला पीढ़ी जो गया, जो गुजर गया, उससे जो भी चीज आपको प्राप्त होती है ना, तो वो विरासत में कहलाती है। अगर मान चलिए अगला जो पीढ़ी आपका चला गया, ठीक है, मान चलिए आपके दादा लोग चले गए दुनिया से, ठीक है, ये दुनिया में नहीं है, स्वर्गवास हो गए उनके, उनसे आपको क्या मिला, पृथ्वी मिला, यानी सॉरी जमीन मिला, तो वो आपको क्या मिला, एक तरह से उनका जमीन या फिर उनका जो भी धन संपत्ति वो विरासत में मिला। उसी तरह से टेक्नोलॉजी भी क्या मिली है, विरासत में मिली है। ठीक है, शुरुआत में मानव अर्थात प्रौद्योगिकी के प्रारंभिक समय में मानव प्रकृति को ज्यादा महत्व देते थे। जब साइंस नहीं था, विज्ञान का नॉलेज नहीं थी, तो मानव ज्यादा किसको प्रायोरिटी देते थे, एक तरह से प्रकृति को, कि यार प्रकृति में हवा है, आंधी होता है, तूफान होता है, यार क्या क्या होता है। ठीक है, उस टाइम साइंस का नॉलेज नहीं था, तो क्या मतलब प्रकृति के सामने हमेशा हाथ जोड़ते थे, हमेशा प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति को ही पूरा मानते थे। ठीक है, तो ये सारा चीज है, तथा उसी समय उसकी पूजा करते थे, उसको ज्यादा महत्व देते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आया, मानव को समझ में आया, साइंस से समझ में आया, तब फिर वो अपना थोड़ा सा रूप बदलने लगा। नहीं, प्रकृति में ऐसा ऐसा नियम है, ऐसा ऐसा चीज होता है, छोड़ो सब, अपना भी कुछ काम धंधा करो। ठीक है, ये सब चीज होता है। मानव प्रकृति के नियमों का पालन कर तथा बेहतर ढंग से समझकर प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। यानी देखा, प्रकृति को बढ़िया से देखा, देखे कि यार प्रकृति में क्या है, मतलब एक तरह से इंजन होता है। ठीक है, भाप इंजन कैसे बनाया, पानी होता, पानी को गर्म करेंगे ना, भाप होगा। पानी कहां से मिला उनको, प्रकृति से मिला। दिमाग कहां से आया, प्रकृति से क्या मिला उनको, आग मिला। ठीक है, आग मिला, उसके बाद फिर पानी मिला। ठीक है, दोनों को गर्म किया, फिर इंसान क्या बना दिया, भाप इंजन बना दिया। मतलब वो किससे, मतलब एक तरह से किसका स्टडी किया, आग और पानी का स्टडी किया अच्छा तरह से, तब ना वो भाप इंजन बनाया। यानी मानव, यानी प्रकृति के नियमों का, यानी आग और पानी के नियम जो हैं, अगर नियम ये है कि पानी को, अगर आग के पानी किसी तरह से पानी को गर्म किया जाए आग से, तो नियम ये है प्रकृति का कि पानी भाप के जरिए उड़ जाएगा। ठीक है, नियम है ना, तो इसका पालन किया, इसको माना, बेहतर से समझा, और वहां जाकर के प्रौद्योगिकी, जैसे कि एग्जांपल के रूप में आपको बताए, इसका भाप इंजन का आविष्कार कर दिया। क्या किया, विकास कर पाया कि नहीं कर पाया। ठीक है, प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है, समझ गए। यानी मान चलिए आप देखिए, अमेरिका में प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ रहा है, तो वहां हम समझ रहे हैं ना कि वहां की संस्कृति, वहां का कल्चर जो है बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव वे में हो या फिर पॉजिटिव वे में हो, बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है हम लोगों से। ठीक है, तो ये सूचक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए, जैसे आनुवंशिकी के नियम का अध्ययन कर मानव डीएनए के बारे में जाना और तरह तरह की बीमारियों का अध्ययन समाधान निकला। ठीक है, क्या पहले आदमी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, डॉक्टरी लाइन नहीं था, तो डीएनए के बारे में जानता था, नहीं जानता था। डीएनए के बारे में जैसे पता चला, बड़े बड़े केस सोल्व हो जाते हैं। ये डीएनए कोई छोटा मोटा फैक्टर नहीं है, बड़े बड़े रेप केस सोल्व हो जाते हैं। या कोर्ट में जो है, कोई रेपिस्ट अगर मैटर इनकार जाता है कि हम रेप नहीं किए हैं, ये किसी का हम रेप नहीं किए हैं, तो ठीक है, तो उनका डीएनए चेक किया जाता है। डीएनए जैसे चेक किया जाता है, रिपोर्ट आती है, पूरा क्लियर हो जाता है कि किए हो या नहीं किए हो। डीएनए बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये सब चीज हम लोगों को कैसे ज्ञान हुआ, हम लोगों को टेक्नोलॉजी पढ़े, साइंस पढ़े, तभी ना ये सब मतलब समाधान हो पाया, तरह तरह की बीमारी का मतलब समाधान हो पाया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है, घर्षण और उष्मा की संकल्पना से आग की खोज में हम लोगों को काफी मदद मिली। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है पर्यावरणीय निश्चय
निश्चयवाद। क्या पढ़िए? पर्यावरणीय निश्चयवाद। निश्चयवाद एक अवधारणा है, यानी एक कॉन्सेप्ट है, यानी प्रकृति तथा मानव मनुष्य के बीच जो तालमेल है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। यानी प्रकृति और मानव के बीच, ये क्या है? मानव है, ये क्या है? मानव है, ये क्या है? प्रकृति है, मतलब ये एक तरह से पेड़ पौधे हैं, ये दोनों के बीच स्टडी करते हैं ना, यही आपका क्या है? पर्यावरणीय निश्चयवाद इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पर्यावरणीय निश्चयवाद बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग फिर मैं बता देता हूं कि ये जो नंबर है, ये आप लोग को नंबर सेव रखना है 9263 ठीक है, ये आपका तनु क्लासेस आर्टकॉम का ऑफिशियल नंबर है। इस नंबर पे कॉल करेंगे, डायरेक्ट हमसे बात होगी। और मैं आपको बता देता हूं, ये नोट से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको यूट्यूब में सिर्फ ऐसे फ्री लेक्चर्स मिलेंगे, लेकिन आपको लेक्चर्स पूरा आपका चैप्टर बाय चैप्टर, अगर आप लेक्चर्स चाहते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नोट्स से चाहते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, या फिर आपका क्विज वगैरह चाहते हैं, सारा चीज मिलेगा आपको संकल्प बैच में। ठीक है, संकल्प बैच को ज्वाइन कर लें, क्योंकि सीट जो है लिमिटेड में है। फिर आप लोग देरी से ज्वाइन करेंगे, फिर उस टाइम बोलेंगे कि सर मेरा लेट हो गया, तो फिर कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए उस टाइम समस्या होगी। ठीक है, इसलिए आप लोग ज्वाइन कर लें संकल्प बैच को, ज्यादा फी नहीं है, आप समझ सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करके 1999 में जो आपका संकल्प बैच है उसमें ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, उसमें सारा चीज दिया जाएगा, नोट से आपको वहां बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर हमको ये सब्जेक्ट का नोट से चाहिए, ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट चाहिए, बोलने की जरूरत ही नहीं है। सारा चीज आपके सामने रख दिया जाएगा। जैसे आप इन करेंगे, आपके सामने पूरा एकदम दुनिया खुल जाएगा, यानी आर्ट्स से फैकल्टी का, आर्ट्स से की दुनिया का पूरा नोट्स खुल जाएगा। जितना भी कंटेंट होता है आर्ट्स में 12th क्लास में, सारा चीज आपके सामने खुल जाएगा, और सारा चीज आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपका रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, लाइव क्लास चलेगी। ठीक है, यानी बैच का बात कर रहे हैं, संकल्प बैच बिहार बोर्ड के लिए, और सफलता बैच आपका अदर बोर्ड के लिए। अदर बोर्ड वाले सुन रहे हैं जो, ठीक है, अदर बोर्ड सफलता वाले सफलता बैच में जाएंगे, और संकल्प बैच जो है आपका बिहार बोर्ड वालों के लिए। सफलता में बैच का प्राइस शायद 1799 फिक्स किया गया टीम का तरफ से, और संकल्प बैच में 1999 फिक्स किया गया टीम का तरफ से। ये फिर आगे बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि टीम काफी ज्यादा वर्क कर रही है, टीम में जो भी लोग हैं उनका एक तरह से डिमांड है कि और भी बढ़ाया जाए, लेकिन हम उस पर प्रेशर बना करके इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है, ये नंबर को आप डाउनलोड, ये नंबर नोट करके रखना है। नहीं समझ में आता सर कैसे ज्वाइन करें, नहीं करें, नहीं हो पाता, तो डायरेक्ट इस नंबर पर कॉल कीजिए, इस पर आपका बात हो जाएगा, और सर लोग से बात हो जाएगी, या फिर हमसे भी बात हो सकता है इस नंबर से। ठीक है, तो आप लोग ये नंबर को सेव करके रखिए, और बैच को ही जल्द ज्वाइन कर लें आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है कि प्राचीन काल के भूगोलवेत्ता और यहां तक के दार्शनिक भी निश्चयवाद अवधारणा को समर्थन देते थे। यानी प्राचीन काल, यानी पहले जमाने के जो ज्योग्राफर थे, जो भूगोलवेत्ता थे, वो भी दार्शनिक, मतलब एक तरह से जो भी दार्शनिक थे वो भी निश्चयवाद अवधारणा को एक तरह से समर्थन देते थे। निश्चयवाद अवधारणा क्या है? निश्चयवाद अवधारणा क्या है, समझ गए ना? पता चला ये चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं कि निश्चयवाद अवधारणा को समर्थन देते थे, निश्चयवाद अवधारणा ही नहीं जानते हैं। तो मैंने आपको बताया कि निश्चयवाद जो अवधारणा है एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं प्रकृति और मानव के बीच जो भी तालमेल है, जो भी उसके बीच में एक तरह से संबंध है, जो भी रिलेशन है, इसी का स्टडी करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है? पर्यावरणीय निश्चयवाद कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट देखिए, निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार मानव की दैनिक क्रियाकलाप तथा जीवन पर भौतिक कारक यानी जलवायु, बाढ़, वनस्पति, ये सब का नियंत्रण बनाए रखता है। अब यहां आप ये बात को समझनी है। देखिए, निश्चयवाद अवधारणा ये कहती है कि मानव जो है ना, इसके हाथ में कुछ नहीं है, ये इसके हाथ में कुछ नहीं है, प्रकृति के हाथ में सब कुछ है। यानी निश्चयवाद अवधारणा जैसे कि जलवायु हो गया, अगर जलवायु ज्यादा खराब है, बाढ़ का मौसम आ गया, तो वहां आदमी को घर में घुस के रहना पड़ता है। ठीक है, बाढ़ यानी आ गया, घर में घुस के रहना पड़ता है, तूफान आ गया, घर में घुस के रहना पड़ता है। तो ये कहीं ना आदमी को लिमिट कर लेता है कि नहीं, घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, मेरे कंट्रोल में रहोगे, तूफान आ रहा है, बैठ के रहो घर में। तो क्या कर रहा है कि आदमी को एक तरह से कंट्रोल में ले लेता है। प्रकृति जो है ना, ये सब कारक है ना, जलवायु, प्राकृतिक, वनस्पति, ये सब कंट्रोल में ले लेता है, आदमी को कुछ नहीं कर पाता। बाढ़ आ जाएगा तो वो कंट्रोल में आ जाएगा ना प्रकृति का। प्रकृति कहता है कि घर में ही घुस के रहो, बाढ़ है, नहीं तो चले जाओगे पानी के साथ, गंगा के साथ, यानी पूरा एकदम सागर में नील हो जाओगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं प्रकृति कंट्रोल करती है। निश्चयवाद अवधारणा ये बात कहता है। ये निश्चयवाद अवधारणा बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है, इसके अंतर्गत बहुत सारा टॉपिक्स हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, वहां हम लोग पढ़ा मानव का प्रकृतिकरण, अब यहां पढ़ेंगे प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ठीक है, प्रकृति में उपस्थित सभी वस्तुओं को मानव अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। किसी वस्तु को मानवीय रूप देने की या जो रूप मानवीय देने की जो क्रिया है, मानवीय रूप देने की क्रिया या फिर भाव को क्या कहते हैं? मानवीकरण करते हैं। ठीक है, मानवीकरण कहने का मतलब ये होगा कि प्रकृति में जो भी चीज उपलब्ध है, मान चलिए पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है ना, ये पेड़ है तो ये प्रकृति का है ना। अब ये पेड़ को आप बना के काट छील के क्या बना दिया? अब इसको मेज यानी टेबल बना दिया। अब ये क्या क्या टेबल है, ये टे है, पेड़ से क्या बन गया? टेबल बन गया। तो टेबल भी क्या है? प्रकृति से ही प्राप्त आप वस्तु है ना। टेबल जो बना, लकड़ी का जो टेबल बना, ये क्या है? प्रकृति से प्राप्त ही ना वस्तु है, सिर्फ इसके प्रकृति के रूप को बदल दिया गया।
क्या किया गया, रूप को बदल दिया गया। तो यही आपका क्या कहलाता है, मानवीकरण। यही क्या कहलाता है, प्रकृति का मानवीकरण। यानी प्रकृति में जो भी चीज उपलब्ध है उनके रूप को बदल करके मानव का उपयोगी बनाना, यानी उनको रूप को बदल देना और वो मानव के लिए उपयोगी हो जाए, तो वो प्रक्रिया को क्या कहलाता है, वो क्रिया को क्या कहलाता है, प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। समझ गए? यानी पेड़ पौधे को काट के कुर्सी बना दिए, टेबल बना दिए, तो वहां क्या हो रहा है, प्रकृति का मानवीकरण हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट देखिए, मानव को स्वतंत्र कारक बताया गया। बिल्कुल, मानव को स्वतंत्र कारक बताया गया ना। मानव पर कोई क्या पेड़ पौधे आकर के मानव को कंट्रोल कर लेता है कि नहीं यहां से हिल नहीं सकते हो, वहां नहीं जा सकते हो, ये नहीं कर सकते हो? नहीं, मानव ये कंट्रोल करता है। मानव पेड़ पौधे को कंट्रोल करता है, मानव प्रकृति को कंट्रोल करता है। ठीक है, हर जगह पर उपस्थित सभी संभावनाओं का मालिक कौन है, मानव है। जो भी पॉसिबिलिटी है, यानी प्रकृति में मान चले कहीं कोयले का खदान निकल गया, वह क्या है, संभावना है, वो एक तरह से प्रकृति का बहुत बड़ा देन है। ठीक है, तो वो क्या, उनका भी मालिक कौन है, आदमी है, मानव है। चलिए भारत में, हमारे भारत में, हिंदुस्तान में पेट्रोल की कमी है, मान चलिए कोई राज्य में बहुत बड़ा तेल का खदान निकल गया, वहां एक संभावना, एक ऑप्शन से, वहां एक तरह से विकल्प चुन के आ गया कि हाँ अब भारत के पास तेल की कमी नहीं होगी। अब उनका भी मानव ही क्या, हम लोग क्या मानव है ना, भारत के भारतीय, हम इंडियन उनके क्या हो जाएंगे, मालिक हो जाएंगे। हम इंडियन उनके ऑनर हो जाएंगे, मालिक हो जाएंगे। तो क्या है, प्रकृति में जो भी उपलब्ध संभावना है उसका मालिक कौन, मानव है। ठीक है, यानी हम लोग हैं। ठीक है, यानी सांस्कृतिक और तकनीकी मानव हम लोग हैं, मालिक हम लोग हैं, फिर भी हम लोग प्रकृति को नहीं मानते हैं। यानी हम लोग प्रकृति को नहीं मानते हैं, गॉड को नहीं मानते हैं, गॉड के जो नियम्स हैं, जो रूल्स है उसको नहीं फॉलो करते हैं, इंसानियत को भूल जाते हैं। ठीक है, आजकल तो ऐसा सिचुएशन हो गया है कि जो इंसानियत है वो चीज नहीं आता है। अभी रिलीजियस को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, यानी धर्म को सबसे ज्यादा माना जाता है। अभी हमारे देश में बोल देते हैं पूरा खुल के, देश में बहुत सारे लोग है, क्यों ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन नहीं है, क्योंकि आप बात याद रखिए, आप बात याद रखिए, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि अगर भारत को एकीकृत और एक राष्ट्र बनाना है, एकीकृत और यानी एकीकृत पावरफुल कंट्री बनाना है, पावरफुल यूनियन बनाना है, तो सभी धर्मों की जो संप्रभुता है ना उस पर कंट्रोल लगाना होगा, उस पर लगाम लगाना होगा। ये बात कौन कह रहे थे, हम नहीं कह रहे, ये बी आर अम्बेडकर कह चुके हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, हमारे देश के संविधान निर्माता, हमारे देश के संविधान निर्माता, जिनको हम लोग, जिनकी वजह से सभी लोग आज चैन और सुकून से एक तरह से कह पाते हैं, यानी हम लोग सभी क्षेत्र में बराबरी सभी से कर पाते हैं, जिनका देन है, वही कह चुके हैं कि अगर भारत को एक एकीकृत राष्ट्र और प्रबल यानी यूनियन यानी पावरफुल यूनियन बनाना है, पावरफुल कंट्री बनाना है, तो यहाँ जितने भी धर्म है, सभी धर्म के जो संप्रभुता है, सभी धर्म का जो बोलबाला है, उस पर लगाम लगाना होगा, उस पर कंट्रोल लगाना होगा, तभी सभी लोगों की भलाई होगी। सही बात कहे थे, बिल्कुल सही बात कहे थे। अभी उसका हम लोगों को वो चीज, वो डेफिनेशन, उनका लाइन, ये जो कही गई बात है, उनका ये कही गई बात हमको हजारों बार याद आता है, कभी कभी सोशल मीडिया को अगर देखते हैं हम तो। ठीक है, ऐसा चीज होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है, सांस्कृतिक और तकनीकी ज्ञान प्रकृति का उपयोगों में मानव को मदद करता है। समझ गए? अब नेक्स्ट आपका पॉइंट देखिए, आपका क्या है, संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म। संभववाद क्या होता है, अब इसको हम लोग समझते हैं। यानी संभववाद मानव भूगोल का एक संप्रदाय रूप के समान है, जिसके अंतर्गत विचारधारा और दर्शन इस बात को मानते हैं कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है, इसके रूप में प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा उपस्थित कराए गए विकल्प को चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यानी संभववाद एक विचार है। अब संभववाद सिंपल सा मतलब है कि संभववाद एक विचार है, एक विचारधारा है, जिसमें मानव को एक चिंतनशील प्राणी माना गया। ये लाइन आप याद रखिएगा कि किस विचारधारा में, किस चीज में मानव को एक चिंतनशील प्राणी माना गया है, तो आपको याद रखना है कि संभववाद विचारधारा में मानव को एक चिंतनशील प्राणी माना गया है। ठीक है, और प्रकृति के पर्यावरण द्वारा नहीं, प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा उपस्थित कराए गए सभी विकल्पों को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी कोई भी विकल्प को चुन सकते हैं। यानी आपको वो, अगर कोई आदमी अगर खदान के, कोयले के खदान में अगर काम नहीं करना चाहेगा, तो वो पेट्रोल के खदान, पेट्रोल जहां निकाला जाता है वहां भी जाके काम कर सकता है। वो उनके सामने ऑप्शंस है, उनके सामने क्या है, ऑप्शंस है। अगर खेती करती है, अगर कोई फसल का खेती नहीं होता है, धान की खेती नहीं होती है, तो वो एक तरह से गन्ने का खेती कर सकता है, तोरी यानी सरसों का खेती कर सकता है। उनके सामने क्या है, विकल्प, ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र है, किसी भी विकल्प को चुनने के लिए स्वतंत्र है। यह कौन कहता है, संभववाद कहती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए, अब क्या अगला पॉइंट आपका है,
प्राकृतिक पर्यावरण का विस्तार जितना अधिक होगा उतना ही मानव स्वतंत्र होकर विकल्पों को चुनेंगे। सही बात है। यानी इतना छोटा सा पर्यावरण हो जाएगा, इतना छोटा सा खेत हो जाएगा, इतना छोटा सा कंट्री हो जाएगा, तो वहां के वो कंट्री के आदमी क्या ज्यादा मतलब लोगों को रोजगार मिलेगा? नहीं मिलेगा, ज्यादा कम नहीं मिलेगा। ठीक है, जितना बड़ा क्षेत्र है, जितना बड़ा कंट्री है, उतना ज्यादा मतलब लोग खुशहाल रहेंगे, उतना ज्यादा लोगों के सामने रिसोर्सेज रहेंगे, ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, तो जितना विस्तार होगा प्राकृतिक पर्यावरण का उतना ज्यादा वो लोग क्या करेंगे, आदमी सुखी से जीवन गुजर बसर कर सकेंगे, क्योंकि उनके सामने बहुत सारे विकल्प रहेंगे। ठीक है, प्रौद्योगिकी की सहायता से मानव प्रकृति द्वारा आरोपित जोखिम भरी अवरोधों पर अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम है। ये लाइन समझ में आया? लाइन में समझ में नहीं आया? ठीक है, समझा रहे हैं। ठीक है, प्रौद्योगिकी ये टेक्नोलॉजी है। जापान के बारे में सुने हैं? जापान क्या है, सबसे ज्यादा भूकंप आता है, लेकिन वहां टेक्नोलॉजी, वहां भूकंप आता है कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश में भूकंप आ जाए पूरा देश में हल्ला हो जाता है, न्यूज चैनल से में आ जाते हैं, लेकिन भूकंप जापान में आना आम बात है। ठीक है, और आम बात है, फिर भी वो लोग वहां टिके हुए हैं। कैसे टिके हुए हैं? प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी है, माइंड है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से तरह तरह के ऐसे ऐसे घर बना दिए हैं जिसका मतलब जिस पर भूकंप का असर पड़ता ही नहीं है। ठीक है, यानी वहां क्या है, प्रकृति के तरफ से भूकंप एक जोखिम है। जापान में प्रकृति का तरफ से भूकंप एक जोखिम है, फिर भी वो जोखिम को अवरोध यानी डिस्टर्ब कर देता है, रोक देता है। अवरोध का मतलब होता है रोकना, पुल करना, धकेलना। ठीक है, वो अवरोध कर देता आदमी। ठीक है, और वो अवरोध करके, वो रोक करके फिर भी अपना अस्तित्व को, अपना जान को, अपना घर को बचा करके रख जाता है, अब बचा करके अपना बनाए रखता है, सक्षम है। ठीक है, टेक्नोलॉजी आया तभी तो। ठीक है, हमारे पास अभी आंधी तूफान है, या फिर मान चलिए आप दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, उत्तरी बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आता है। ठीक है, उत्तरी बिहार की अगर बात की जाए तो यहाँ क्या है, टेक्नोलॉजी आ गई, इंजीनियर लोग आए। ठीक है, चलो बाढ़ आता है ना, कोई दिक्कत नहीं, चलो मैदान में चलते हैं जहां ऐसा बिल्डिंग बनाएंगे कि बाढ़ का पानी कहीं होगा ही नहीं, मतलब फर्स्ट फ्लोर में चलेगा, सेकंड फ्लोर में बाढ़ का पानी का हिम्मत भी नहीं होगा, वहां ऊपर चलेगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कहां से आया, टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ तभी ना। प्रकृति के जो एक तरह से बाढ़ क्या है, प्रकृति का तरफ से आरोपित जो जोखिम है, उस जोखिम में भी हम लोग एक तरह से अपना अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम है। किसकी सहायता से? टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी की सहायता से। अगर आज टेक्नोलॉजी नहीं होती तो फिर मानव अपने अस्तित्व को बनाए रखने में, वर्ल्ड में, दुनिया में कामयाब नहीं होते, कहीं ना कहीं उनका पैर लड़खड़ाता। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, आपका पॉइंट है कि जैसे बाढ़ के हालात में मानव अपनी जीवन को भी अच्छी तरह से व्यतीत करते हैं, क्योंकि मानव प्रौद्योगिकी की मदद से ऊंचे ऊंचे घर का निर्माण करते हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी की मुख्य भूमिका होती है। टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का अप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए, नवनिश्चयवाद के बारे में आपको पढ़ाया गया है। नवनिश्चयवाद काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, नवनिश्चयवाद यानी भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना दी जो पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के मध्य एक अपना मार्ग अपनाता है। पर्यावरणीय निश्चयवाद समझ गए ना, संभववाद। अब देखिए, दो विचारधारा, फिर यहां भूलिएगा नहीं, यहां कंफ्यूजन नहीं होना है। अब यह नव निश्चयवाद तीसरा है। पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है कि पर्यावरण और मानव के बीच का अध्ययन यानी स्टडी। संभववाद क्या है, संभववाद में मानव को चिंतनशील प्राणी माना गया है और प्रकृति में जितने सारे ऑप्शंस हैं उनको चुनने के लिए मानव स्वतंत्र है, यह है आपका संभववाद। ठीक है, और पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है, मानव और प्रकृति के बीच रिलेशन है, उनका संबंध है, उसी का अध्ययन करते हैं, वो है आपका पर्यावरणीय निश्चयवाद। लेकिन ये दोनों के बीच एक और विचारधारा है जिसको कहते हैं नव निश्चयवाद। ये किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार पूछा गया, पूरा इतना बार पूछा गया, रिकॉर्ड तोड़ दिया ये क्वेश्चन कि नव निश्चयवाद का एक तरह से मतलब नव निश्चयवाद का संकल्पना किसने दिया था, बार बार पूछा जाता है, तो याद रखना ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। ठीक है, उन्होंने नव निश्चयवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद का नारा दिया, इसको भी याद रखना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। ठीक है, नव निश्चयवाद के अनुसार अर्थात नव निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार मानव मनुष्य को प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है। समझ गए? अब देखिए, ये दोनों चीज है, ये दोनों तो आप समझ गए ना, कंफ्यूजन नहीं होना है। पर्यावरणीय निश्चयवाद ऐसा विचारधारा है जिसमें पर्यावरण और मानव के बीच हम लोग स्टडी अध्ययन करते हैं, संबंध का अध्ययन करते हैं। संभववाद क्या है? संभववाद के अनुसार मानव चिंतनशील प्राणी है, जिसमें मानव को एक स्वतंत्र कारक बताया गया है और वह प्रकृति में अपने ऑप्शंस को चुनने के लिए स्वतंत्र है। और एक तीसरा आ गया नव निश्चयवाद, जिसमें क्या कहा गया है, मानव को कहा गया कि तुम क्या हो, एक तरह से प्रकृति के नियम का पालनहार हो, यानी प्रकृति के नियमों को पालने, यानी प्रकृति के नियम को पालन करने के लिए आप लोग एक तरह से मजबूर हैं,
यही कह सकते हैं, ठीक है। यानी ये नव निश्चयवाद कह रही है, ठीक है, समझ गए। ग्रिफिथ टेलर कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलियन थे, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, ठीक है। वो बहुत बड़े ज्योग्राफर थे, भूगोलवेत्ता थे, ठीक है। अब देखिए समय के गलियारों से मानव भूगोल, यानी समय बीतता जा रहा है, मानव भूगोल में क्या क्या टॉपिक्स आए, क्या क्या चेंजिंग आए, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। गलियारा का मतलब क्या होता है? कॉरिडोर, यानी एक तरह से रास्ता, सीधा तथा लंबा अर्थात यानी रास्ता है। अंग्रेजी का मतलब होता है उसको कॉरिडोर। समय के साथ जो है, यानी समय के साथ उपागमों यानी घटक में बदलाव आया। पहले समाजों के बीच एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था, यानी पहले जो थे हम लोग, पहले क्या थे, मतलब हम लोग अमेरिका के बारे में जानते थे। यानी आज चलिए हमारे दादा लोग, जानिए आप अपने दादा दादी से पूछिएगा कि क्या आप अमेरिका के बारे में जानते थे जब आप हम लोग के एज के थे? नहीं जानते थे, क्योंकि उनको कोई सोर्स ही नहीं था। अभी सोशल मीडिया आ गया, तरह तरह के सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब आ गया, तो तभी ना हम लोग जाने। हम लोग गए हैं क्या अमेरिका घूमने के लिए, या फिर कहीं पूरा दुनिया हम लोग घूमे हैं? नहीं घूमे हैं। फिर भी हम लोग पूरे देश की, पूरे दुनिया की कल्चर को थोड़ा बहुत हम लोग नॉलेज है। क्यों है? क्योंकि अभी जो है मानव भूगोल के जो घटक हैं, जो उपागम है, उसमें चेंजिंग आया। यानी अब इसमें समाज की, यानी मानव समाज के बीच अब ज्यादा दूरी नहीं रही, ठीक है। 15वीं शताब्दी में यूरोप में अनेक प्रकार की खोज तथा अन्वेषणों का प्रयास किया गया, क्योंकि अन्वेषण से मानव की प्रौद्योगिकी ज्ञान की प्राप्ति होती थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, धीरे धीरे देशों और लोगों के बारे में मिथक और रहस्य यानी राज खुलने लगे। वास्को डी गामा आए, भारत के बारे में पता चला, पूरा हल्ला कर दिया देश में कि और एक दुनिया है और एक देश है, ठीक है। खुलने शुरू हो गए। उपनिवेश युग ने अन्वेषणों को आगे बढ़ाने के लिए गति प्रदान की, ताकि वे अनेक संसाधनों तक पहुंच सके तथा उसका इस्तेमाल कर सके, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि मानव भूगोल के कल्याणपरक तथा अथवा मानववादी विचारधारा का लगाव मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जैसे पक्षों से था। यानी कहने का मतलब यह हुआ, कल्याण का मतलब क्या होता है? भलाई। मानवतावादी का मतलब होता है ऐसी विचारधारा जिससे मानव का कल्याण हो, मानव का भलाई हो। मानवतावादी किसको कहते हैं? यानी ऐसा विचारधारा, ऐसा काम, ऐसा संकल्पना जिससे मानव का भलाई हो, उसको बोलते हैं मानवतावादी, ठीक है। कल्याणपरक का मतलब होता है जिससे कल्याण हो, भलाई हो, ठीक है। दोनों का मीनिंग लगभग एक जैसा मिलता है, ठीक है। अब चलिए मानवतावादी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, यानी ह्यूमनिस्ट। अब देखिए मानवतावाद मानव मूल्यों और चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने वाला अध्ययन यानी विश्लेषण को कहते हैं। जैसे शिक्षा का दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए जिससे सभी छात्रों को साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रौद्योगिकी के आधार पर अच्छा ज्ञान मिल सके। तो यहां हम क्या करें? मानवतावाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर कोई मंत्री या फिर कोई गवर्नमेंट अगर सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, अगर साहित्य के क्षेत्र में अगर इन्वेस्ट करती है और वहां छात्रों का एक तरह से विकास होता है, छात्रों को सुविधा मिलती है, तो वहां हम ये कहेंगे कि सरकार यानी गवर्नमेंट जो है मानवतावादी विचारधारा को फॉलो करती है, यानी मानवतावादी रास्ते पर चलती है और मानव को ज्यादा कल्याण होता है, ज्यादा भलाई होता है। मानवतावादी का सीधा सीधा मतलब यही होता है, वैसा विचार, वैसा काम, वैसा संकल्पना, वैसा चीज जिससे मानव का भलाई हो, तो उसको क्या बोलते हैं? मानवतावादी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए आमूलवादी, ठीक है। आमूलवादी का मतलब होता है, इसको कहते हैं रेडिकल विचारधारा। इसको क्या नाम से जाना जाता है? रेडिकल विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत निर्धनता यानी गरीबी की वजह से बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स का सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, समझ गए। यानी आमूलवादी इसे क्या कहते हैं? रेडिकल विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज आप याद रखेंगे, ऑप्शन से में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछे जा सकते हैं कि रेडिकल विचारधारा के नाम से किसको जाना जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत गरीबी जो है आपका बंधन और समाज असमानता की व्याख्या मार्क्स का सिद्धांत का इस्तेमाल करके किया गया है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आपका पॉइंट देखिए व्यवहारवादी। व्यवहारवादी यानी बिहेवियर, इसमें प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, जाति, धर्म इत्यादि का आधारित सामाजिक और संवेगों के यानी संवर्गों के प्रारंभिक समय बोध पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इसको कहते हैं व्यवहारवादी, ठीक है। यानी इसमें प्रत्यक्ष अनुभव के साथ मानव का जो भी है वो सारा चीज का इसमें अध्ययन किया जाता है, उस पर जोर दिया जाता है, वो आपका क्या कहलाएगा? व्यवहारवादी, ठीक है। मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी तीनों अलग अलग विचारधारा है, ये चीज आपको याद रखना है। आपको नोट के माध्यम से बताया गया, तीनों में मिस नहीं करना है, यानी कि तीनों का डेफिनेशन एक जैसा ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि मानव भूगोल के क्षेत्र, ये क्या है? मानव भूगोल के क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। तो मानव भूगोल के क्षेत्र में सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल तथा आर्थिक भूगोल आदि महत्वपूर्ण शाखा है। यह मानव भूगोल के बारे में हम बोल रहे हैं। मानव भूगोल के उप क्षेत्र में निर्वाचन भूगोल है, ठीक है। एक है मानव भूगोल के क्षेत्र और एक है उप क्षेत्र, ठीक है। उप क्षेत्र और क्षेत्र में अंतर होता है। क्षेत्र के अंतर्गत ये सब चीज आएंगे और उप क्षेत्र के अंतर्गत आपको बताया जाता है निर्वाचन भूगोल, लिंग भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन कृषि, उद्योग,
पर्यटन स्थल, सैन्य क्षेत्र, सांस्कृतिक सामाजिक कल्याण, चिकित्सा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार आदि क्या है, प्रमुख भूगोल है। ठीक है, यानी मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं सब। तो समझ गए, ये सब आपको मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र के बारे में याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट देखिए, समय अवधि के साथ, यानी समय अवधि और उसके उपागम, यानी उपागम का अर्थ तो क्या होता है, घटित होना या फिर पहुंचना। ठीक है, यानी आरंभिक यानी प्रारंभिक उपनिवेश युग। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं तो इस युग में अन्वेषण यानी खोज और विवरण पर ज्यादा मतलब बल दिया गया था। पहले आदमी को ज्यादा मतलब नॉलेज नहीं था ना, तो खोज में लगा हुआ रहता था, कहाँ खोज क्या है, कहाँ क्या है। अब देखते हैं ना, इब्न बतूता भारत घूमने आया था, मोरक्को के निवासी थे। ठीक है, बहुत बड़े मतलब उसके बाद बहुत सारे लोग आए थे। हिस्ट्री के जो सर हैं वो पढ़ाते होंगे, हम भी कभी कभी सुनते हैं। ठीक है, सर जब आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, जो हिस्ट्री के टीचर हैं आपके, हिस्ट्री के जो सर हैं, तो ये सारे लोग आए थे क्या, खोज करने के लिए, दुनिया की खोज। चलो दुनिया में क्या क्या है देखते हैं, कितना बड़ा दुनिया है। तो शुरुआत में जो पहले का जो जमाना था, उपनिवेश जो था, यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उपनिवेश का जो युग चल रहा था, तो उस टाइम किस पर ज्यादा बल दिया जाता था, अन्वेषण पर यानी खोज पर ज्यादा बल दिया जाता था। ठीक है, अब देखिए उत्तर उपनिवेश युग। ठीक है, इस युग में प्रादेशिक विश्लेषण किया गया, अर्थात प्रदेश के सभी पक्षों का विस्तार रूप से यानी विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया। 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक मुख्यतः 3 विचारधाराओं का उदय हुआ, मानवतावादी, आमवादी तथा व्यवहारवादी। ठीक है, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है 1990 का दशक, यानी इस दशक में भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का उदय हुआ। आपको पूछा जाएगा कि उत्तर आधुनिकवाद का उदय किस दशक में हुआ था, 1980 के दशक में, 90 या फिर 80 70 जो भी है, तो आपको क्या टिक करना है, 1990 के दशक में भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का क्या हुआ था, उदय हुआ था। ठीक है, उपागम के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, उपागम क्या होता है, ठीक है, समझिए उपागम के बारे में आपको है तो समझ जाना है। ये भूगोल के संदर्भ में यानी ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो उपागम का मतलब होता है ऐसा दृष्टिकोण, ऐसा तरीका, ऐसा मेथड, ऐसा विधि जिसके माध्यम से क्या किया जाए, जिसके आधार पर किसी खास समाज की विवेचना की जाए, तो वही आपका क्या कहलाएगा, उपागम कहलाता है। अब देखिए लिंग ये क्या है, शिक्षा उपागम है, एक तरह से शिक्षा आपका क्या कहलाएगा, उपागम कहलाएगा। ठीक है, शिक्षा उपागम कहलाएगा। ठीक है, लिंग आपका उपागम कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या कहा जाए, आप मान चलिए कोई एज है, यानी एक तरह से साक्षरता। ठीक है, यानी शिक्षा के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं ना, शिक्षा के माध्यम से हम लोग विवेचना कर सकते हैं कि समाज की क्या स्थिति है, यानी समाज कैसा है। लिंग के माध्यम से हम लोग विवेचना कर सकते हैं कि समाज में औरत कितने हैं, मर्द कितने हैं, यानी पुरुष कितने हैं, स्त्री कितने हैं, ये चीज हम लोग देख सकते हैं, उनकी क्या क्या हालत है। तो ये उपागम है, ये क्या कहलाएगा, उपागम कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए आधुनिकवाद, इसके अंतर्गत सामान्यकरण और मानवीय प्रत्येक का स्थानीय संदर्भ के समक्ष पर जोड़ दिया जाता है, यह आपका क्या कहलाएगा, आधुनिकवाद कहलाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत बधाई हो, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, आपने देखा। ठीक है, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब देखिए ये जो पीडीएफ नोट्स है, ठीक है, पीडीएफ नोट्स के नीचे जो कोर्स में इनकी है, ठीक है, जो आपका बैच है संकल्प बैच और सफलता बैच वाले आप लोग सुन लीजिए, ये जो है आप किसी को शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, आपको जो बैच मिलेगा, संकल्प बैच, सफलता बैच, आपको जो मिलेगा ये नोट्स वगैरह, ये आप शेयर नहीं कर सकते, लीगल नोटिस है ये। ठीक है, ये जो तनु क्लासेस आउटकम टीम जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट में जो रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो ये आप इसको शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारा चीज में आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, आप लोग पर कुछ नहीं होगा, जो यूट्यूब पर बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, जो बड़े बड़े कंपनी है, वो अगर कुछ करेगा तो फिर हम लोग उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। ठीक है, तो आप लोग को फिर हम बता देते हैं कि आपको क्या करना है। आपको सिंपल सा करना है, तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। सुन लीजिए मेरी बातों को। ठीक है, प्ले स्टोर में जाना है, तनु क्लासेस सर्च कीजिएगा। ठीक है, तनु क्लासेस सर्च करने के बाद वहां आपको कोर्स दिखेगा, संकल्प बैच। ठीक है, संकल्प बैच बिहार बोर्ड के लिए, सफलता बैच आपका अदर बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूके बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जो भी बोर्ड है, सफलता बैच में आएंगे वो सारे स्टूडेंट, और संकल्प बैच में बिहार बोर्ड का स्टूडेंट आएंगे। ठीक है, और नहीं समझ में आता है तो आप नंबर ले लीजिएगा 9263024692 है ना, यानी 92630240 92, इस नंबर पे कॉल करेंगे, हमसे बात हो सकेगी, टाइम मिलेगा तो, नहीं तो टीम के जो मेंबर है वो बात करेंगे आपसे। ठीक है, आपको बैच कैसे ज्वाइन करना वो सारा चीज आपको वहां बता दिया जाएगा। और नहीं आता समझ में, फिर आपको सिंपल से आपको क्या करना है, इस नंबर पे आपको, यही नंबर पे, ठीक है, इस नंबर पे आपको कॉल करना है, और टीम का तरफ से कोई नंबर दिया जाएगा या फिर कोई कुछ दिया जाएगा जिसमें आपको सिंपल सा आपको क्लास ज्वाइन करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो ये नंबर पे कॉल करें, जैसे कैसे ज्वाइन करना है ये सारा चीज आपको बता दिया जाएगा ये नंबर पे, यानी 9263024692। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग कॉल करेंगे, आपको सारा चीज बता दिया जाएगा। अब बैच में क्या क्या रहेगी आपको बता दिया जाएगा, वहां आप लोग डेमो में देख ही लिए होंगे। ठीक है, बैच को ज्वाइन करने से पहले देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आपको क्या क्या रहेगा बैच में वो सारा चीज आपको पता चल जाए।
ठीक है, क्योंकि बैच में आपका लाइव क्लास चलेगी, ठीक है, लाइव क्लास चलेगी, रिकॉर्डेड क्लास चलेगी, ये चीज आप याद रखिएगा। रिकॉर्डेड क्लास चलेगी, लाइव क्लास चलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा 2009 से लेकर 2023 तक जितना भी है, बिहार बोर्ड वालों के लिए और अदर बोर्ड वालों के लिए भी, ठीक है, ये सारा चीज रहेगा। उसके साथ साथ आपका पीडीएफ नोट्स रहेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर ये चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, सर वो सब्जेक्ट का हमको नोट्स चाहिए, सर ये सब्जेक्ट का हमको चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। ये सारे सवाल का जवाब आपको एप्लीकेशन के अंदर इन करने के बाद हमको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि सारा चीज उसमें आपके सामने है। जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने आर्ट्स की दुनिया का 12th क्लास का पूरा चीज, पूरा कंटेंट आपके सामने खुल जाएगा, पूरा दरवाजा खुल जाएगा। आपका सारा सेक्शन बाय सेक्शन यानी एक तरह से रखा हुआ है, वहां आपको इन करना है, स्टडी करना है, ठीक है। तो बैच को बहुत ही जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि संकल्पना बैच की अगर बात की जाए, यानी सॉरी संकल्प बैच की अगर बात की जाए तो 500 सीट है, जिसमें से आपका 1999 ऑफर रखा गया है। फिर उसका 500 सीट फुल होने के बाद हो सकता है ये बैच का प्राइस बढ़ जाए, क्योंकि टीम के लोग जो हैं और भी सर जो हैं उनसे बात हो रही है, हो सके। और अगर इसमें अगर सीट बढ़ाया जाएगा तो इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। आप लोग सोच समझ के, थोड़ा सा आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग बहुत ही जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अच्छा नंबर लाने के लिए आप लोग जानते ही है 80% कम से कम 400 नंबर लाने के लिए आपको कम से कम प्रिपरेशन जो है आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी होगी, आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो वन शॉट के अंतर्गत आपका चैप्टर समाप्त। अगला जो आपका लेक्चर होगा वो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के होंगे, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।